आज के आपके करंट अफेयर्स 3 फेब 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है वर्ल्ड वेटलैंड डे पर। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि किस तरीके से वेटलैंड्स की हमारी इन्वायरमेंट और हमारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेटलैंड्स अपने आप में होते ही क्या है, क्या होते हैं वेटलैंड्स। जिन्होंने इन्वायरमेंट की हुई है, वेटलैंड्स क्या होता है? ऐसा कोई भी लैंड एरिया जो टेम्परेरी हो गया, जो टेम्परेरी या परमानेंट तौर पे फ्लडेड रहते हैं। ठीक है, कोई भी लैंड एरिया तो एक लो लाइंग लैंड एरिया होगा जो या तो आपका टेम्परेरी तौर पे जहां पे आपकी फ्लडिंग हो रही हो, जहां पे आपका पानी भरा हो, यानी कि टेम्परेरी का मतलब होता है साल के कुछ महीने, या परमानेंटली जैसे जो लेक्स होती हैं। देखो लेक्स की डेप्थ हमेशा वेरी करती है, ठीक है, लेक्स बहुत गहरी भी होती हैं, पर लेक्स कहीं से तो शुरू हो रही होंगी ना। तो ये जो इसकी लेक्स की जो बॉर्डर्स बन जाती हैं, देखो वेटलैंड्स और एक प्रॉपर लेक में यही फर्क है, वेटलैंड की डेप्थ ज्यादा नहीं होती, इसकी मैक्सिमम डेप्थ 6 फीट तक है, उसे वेटलैंड कहेंगे। 6 फीट तक क्यों? क्योंकि देखो जो वेटलैंड का एरिया है, इन्वायरमेंट में एक इन्वायरमेंट का कंसेप्ट करवाता हूँ और उसी के थ्रू इस चीज को दोबारा से पूरा समझाता हूँ। कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी एरिया होता है, वहां की अपनी कोई वेजिटेशन होगी, कोई अपने जानवर होंगे, सब कुछ होगा। ये जैसा यहां पे इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, मतलब यहां पे दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। बायोटिक का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स कैसे पाए जा रहे हैं, एबायोटिक का मतलब यहाँ पे जैसे बारिश कितनी हो रही है, धूप कितनी आ रही है, ठीक है, हवा कैसी, हर चीज, एल्टीट्यूड कैसा है। एबायोटिक जो जिंदा नहीं होती, हवा पानी इन सारी चीजों को, ये चीज अपने आप में एक यूनिक एरिया की बनेगी। जैसे कोई भी लगा लो, पहाड़ों में अलग होगा, प्लेन्स में अलग होगा, प्लेन्स में डेजर्ट्स में अलग होगा, ठीक है, रिवर के बिल्कुल साथ अलग होगा, रिवर से दूर अलग होगा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इन्हें कहते हैं इकोसिस्टम। अपने आप में जो लेक्स या कोई भी वेटलैंड का एरिया होता है जहां पे पानी होता है, वेटलैंड्स का एरिया इन स्पेसिफिक, वेटलैंड का एरिया ऐसा बन जाता है जहां पे एक साइड पे पानी का इकोसिस्टम और एक साइड पे लैंड का इकोसिस्टम दोनों आके मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई जो लॉन्ग ग्रासेस होंगे, वो भी तुमने देखा होगा पानी से बाहर ऐसे निकल रहे होते हैं, ठीक है, कई बर्ड्स भी यहाँ पे कॉर्नर्स पे रह रही होती हैं, वो अपने एग्स भी यहीं पे ले करती हैं। बहुत सारे लैंड के एनिमल्स यहाँ पे डुबकी लगा के शायद बाहर चले जाएं, बहुत सारे समुंदर मतलब सॉरी लेक के फिशेज और ये और जानवर वो भी यहाँ पे तैर के चले जाएं। तो ये एक ऐसा एरिया हो गया जो लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम के बीच में कॉमन है। ऐसे एरियाज को कहते हैं या तो ट्रांजिशन जोन या इकोटोन। ये जो इकोटोन होते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो इकोसिस्टम्स के बीच में पड़ते हैं, इसी कारण यहां पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा कहीं और नहीं होती, ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी के एरियाज होते हैं, ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। क्लियर है यहां तक कोई भी डाउट? तो इसी कारण ये वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे भी इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि वेटलैंड किस तरीके से आपके पूरे इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं। यहां पे जो इकोसिस्टम है उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, लैंड के एनिमल्स को भी, वाटर के एनिमल्स को भी, इस कारण इन्हें हर टाइम बचाए रखना जरूरी है। और भी वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस है, जैसे शहरों के बीच में हमने अब क्या किया, वेटलैंड जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती जा रही है, शहर बनते जा रहे हैं, आपके वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐसे कोई शहर के अंदर लो लाइंग एरिया है, उसके ऊपर मिट्टी डाली, कवर किया, फ्लैट्स बना दिए, घर बना दिए। पर बात क्या है कि जब आपके बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं शहर में,
अर्बन फ्लडिंग आपके मेंस का एक टाइम पे क्वेश्चन भी रहा है 2 साल पहले, अर्बन फ्लडिंग और वेटलैंड्स का रिलेशन। अर्बन शहरों में, अर्बन एरियाज में फ्लडिंग आने का कारण ये है, बाढ़ आने का कारण ये है कि जहां पे पहले नेचुरली पानी फ्लो होके चला जाता था, जहां पे इकट्ठा हो जाता था, हमने वो एरिया ही बंद कर दिए। अब पानी के लिए जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो पानी जहां पे बारिश गिरती है वहां पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ऑब्वियसली फ्लडिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पर ये चीज याद रखना, ये जैसे मैंने लेक्स का एग्जांपल दिया, टेम्पररी एरियाज भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज कोई लो लाइंग एरिया था जो सिर्फ बारिश में भरता है, उसे भी हम वेटलैंड कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे जो राइस पैडी क्रॉप की जो हमारी फार्मिंग है, उसे भी हम फ्लड फार्मिंग करते हैं, पूरे खेत में फ्लड कर देते हैं, उन्हें भी उस टाइम पे, हमारे खेतों को भी उस टाइम पे वेटलैंड्स बोलेंगे। ठीक है, चाहे टेम्पररी तौर पे, पर वहां पे पानी तो इकट्ठा होता ही है। तो इस तरीके से क्लियर है। तो ये 1971 से सेलिब्रेट करना शुरू किया था, और इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि सारी दुनिया में अवेयरनेस फैलाना। 2 फेब को मनाया जाता है, यानी कल के दिन मनाया गया था, तभी आज की न्यूज है। ठीक है, फ्लेमिंगोज और ये सब कुछ आजकल के मौसम में वैसे भी काफी ज्यादा दिखते हैं, जहां पे लेक्स और ये सब कुछ होते हैं। यही सीजन है इनका, इंडिया इस टाइम पे आते होते हैं ये, तो उसके कारण। सेकेंड करंट अफेयर डीलिमिटेशन कमीशन बारे, ये बेसिकली जो करंट अफेयर है वो स्टेट्स स्पेसिफिक डीलिमिटेशन कमीशन बारे है, पर वैसे ही नेशनल डीलिमिटेशन कमीशन भी होती है। मैं दोनों के बारे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे नेशनल के बारे लिखा है, फिर मैं आपको स्टेट वाइज भी समझाता हूँ। जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन को फिर से एक्सटेंशन दे दी है, मतलब अभी भी वहां पे इलेक्शन अभी नहीं हो रहे। ठीक है, उसमें भी अभी टाइम है। ये होता क्या है, देखो आपके डीलिमिटेशन कमीशन होती क्या है और इसकी एग्जिस्टेंस कहां से आती है। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है कि देखो आपके पूरे इंडिया के अंदर लोकसभा की जैसे बात करें, पहले तो पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा की बात की जाए, 552 सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने अलॉट की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 552 सीट्स है। अब यहां पे जब लोकसभा को 552 सीट्स मिली हुई हैं, ये सारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हमारे सीट्स बांटने का जो क्राइटेरिया है, जिस बेसिस पे हम सीटें स्टेट्स के अंदर बांटते हैं, वो है पॉपुलेशन। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉपुलेशन, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनती है, यानी कि एक एमपी जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन नंबर में रिप्रेजेंट करे। ठीक है, यानी कि उसके इलाके में उतने ही लोग हैं, चाहे कई कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज में बहुत बड़ी हो सकती है, कहीं बहुत छोटी हो सकती है, पर नंबर ऑफ पीपल, अगर यहां पे इतने बड़े एरिया में 10 लाख लोग रह रहे हैं, शायद ये छोटे से एरिया में 10 लाख रह रहे हैं, तो इस तरीके से बटे होनी चाहिए। पर ये हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बना तो लिया, पर हमारे इंडिया की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और कोई भी पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं दे रहा था पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, क्योंकि बेनिफिट होता था। जिस स्टेट की आबादी ज्यादा होगी वहां पे लोकसभा ज्यादा होगी, सीटें ज्यादा होंगी, उन्हें तो फायदा ही फायदा था। इस कारण आपके सरकार ने 1971 सेंसस पे एक बारी के लिए सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर दी कि 1971 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, उसी पॉपुलेशन के बेसिस पे जो सीटें तब बटी हुई थी, बस वही रहेंगी, नहीं तो और ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट्स की तरफ जाने लग जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आपके 1971 के सेंसस के बाद ये जो सीटें हैं, ये तब से मतलब पहले 2000 तक हमने फिक्स की थी कि 2001 के सेंसस से चेंज कर देंगे, पर हम अभी तक उसे एक्सटेंड करते आ रहे हैं, और अब 2031 का सेंसस अभी के लिए मार्क्ड है। 2000 मतलब 2026 तक ये फिक्स है, उससे अगला सेंसस काउंट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली 2031 का सेंसस होगा, उसके मुताबिक सीटें चेंज करेंगे। ये अभी के लिए सोचा गया। ठीक है, वही बात है कि हमने बार बार इसे एक्सटेंड किया क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही, और बैलेंस्ड नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा एक ही साइड को कंसंट्रेटेड है, ईस्टर्न इंडिया, और उस साइड को ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, इस कारण।
तो ये जो सारा का सारी चीजें थी, अब ये जो सीट मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बॉर्डर बनानी होती है ना, ये काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। तो नेशनल लेवल पे हमने सीटों को रीडिस्ट्रीब्यूट करना तो बंद कर दिया था, तो ये काम तो डीलिमिटेशन कमीशन का अभी के लिए फिलहाल के लिए रुका पड़ा है कि तुमने सीटें कितनी किस स्टेट को देनी है। वो तो ऑलरेडी 1971 के सेंसस से जो तब डीलिमिटेशन कमीशन ने बनाई थी, बस वही फिक्स चल रही है। पर हमने एक चीज जरूर अलाउ कर दी थी 1992 में, वो ये था कि आपके सेंसस होने के बाद आपकी जो सीटें हैं, वही रख दो एक बार, आपकी जो सीटें हैं स्टेट के अंदर, लेट्स सपोज कोई एक स्टेट थी, स्टेट ए, इसे 1971 के मुताबिक 4 सीटें मिली हुई थी। अब ये जो स्टेट है, स्टेट के अंदर लेट्स सपोज ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओरिजिनली थी, बिल्कुल बराबर से दिख रही थी, सारी रूरल पॉपुलेशन थी, ऐसे ही रह रहे थे। पर बाद में यहां पे कोई शहर बनने लग गए, ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहां पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो ये जो बाउंड्रीज हैं स्टेट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, रहेंगी 4 ही, देखो 1 2 3 4, पर पहले जो फॉर्मेशन थी अब उससे बदल गई है, ठीक है, क्योंकि आबादी इस एरिया में बढ़ गई। तो होता क्या है कि अब स्टेट स्पेसिफिक डीलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं, चाहे लोकसभा के इलेक्शन जब कर रहे हो या आपके जब हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जब इलेक्शन होते हैं ना, इनकी भी सीटें फिक्स की हुई हैं ये 1971 के सेंसस पे। बस इनमें होता क्या है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इनकी भी सीटें बाउंड्रीज चेंज होती है, तो हर इलेक्शन से पहले डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में देखो आपकी 370 हटने के बाद चाहे उसे यूटी बनाया गया था, पर वो यूनियन टेरिटरी विद असेंबली है, जैसे आपके दिल्ली विद असेंबली और पुडुचेरी विद असेंबली है, वैसे ही अब जम्मू कश्मीर एक यूटी विद असेंबली होना था, यानी कि वहां पे भी एक चीफ मिनिस्टर होगा और वहां पे भी एक असेंबली होगी, एमएलए होंगे, इलेक्शन होंगे। सारी यूनियन टेरिटरीज में नहीं होता, टोटल अब 3 ही है ये। तो ये जो आपके जम्मू कश्मीर है ना, इसके इलेक्शन बार बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं अलग अलग कारणों कारण। उसमें एक कारण ये भी है कि जो जम्मू कश्मीर की डीलिमिटेशन कमीशन है ना, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, उसे दूसरी एक्सटेंशन मिल चुकी है इस महीने, ठीक है, और इसी कारण वहां पे असेंबली इलेक्शंस भी नहीं हो रहे यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से कोई भी डाउट? इसी के मुताबिक SC ST सीटें भी डीलिमिटेशन कमीशन ही फिक्स करती है। ऑब्वियसली SC ST की आबादी कैसे किन एरियाज में कंसंट्रेटेड है, उसी एरिया उस सीट को रिजर्व किया जाता होता है हमेशा, ठीक है। तो जो सीटें मतलब जहां पे SC ST की आबादी है ही नहीं, उन्हें नहीं रिजर्व किया जाता। जैसे हरियाणा पंजाब में शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ही नहीं, उन्हें रिजर्वेशन मिलती नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। और इस तरीके से थर्ड करंट अफेयर है आपका सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। देखो अभी बजट आया हमारा, बजट में सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लिया है ना, उससे बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज कम खुश नहीं है। ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? देखो फिस्कल का अपने आप में मतलब होता है बजट, यानी कि आपकी सरकार कितना खर्चा कर रही है। बजट वही हुआ कि कितना तुम पैसा, फिस्कल पॉलिसी अपने आप में यही होती है तुम्हारी अर्निंग कितनी है और तुम खर्चा कितना कर रहे हो। अगर तुम्हारी अर्निंग ज्यादा है, अगर सरकार कमा ज्यादा रही है, लगा कम रही है, तो ऑब्वियसली वो फिस्कल सरप्लस में होगी, वो कमा रहे होंगे। अगर वो उड़ा ज्यादा रहे हैं, उतना कमा नहीं रहे, उसे कहते हैं आपका फिस्कल डेफिसिट, घाटा हो रहा है, ठीक है। फिर घाटा कहीं ना कहीं लोन उठा के उन चीजों से पूरा करना पड़ता है, वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब यहां पे है क्या, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स आपकी क्या करती हैं? देखो आपके ना दुनिया में अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उसमें से 3 सबसे ज्यादा फेमस हैं। कौन सी 3 है? 3 बिग 3 जिन्हें बोला जाता है। कौन सी बिग 3 है? हाँ,
स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P जिसे कहते हैं, फिर फिच, और एक और है, कौन सी, मैकिन्ले। ये तीन आपकी सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्हें बिग थ्री बोला जाता है। सॉरी, मैकिन्ले रिपोर्ट होती है, मूडीज है तीसरी, मूडीज। ये तीन, इन्हें बिग थ्री बोला जाता है इन सबको एक साथ, बिग थ्री, क्योंकि इनकी रेटिंग ज्यादातर दुनिया के सारे इन्वेस्टर मानते हैं। ये तीन क्या करते हैं, ये कंट्रीज को रेट करते हैं, मतलब और भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो करती हैं, पर इन तीनों की रिपोर्ट मानी जाती है। ये इसे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इसलिए बोला जाता है। सॉवरेन का मतलब एक पूरे देश को, एक देश को क्रेडिट रेटिंग देना। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग बी नेगेटिव है इस टाइम, फिच ग्रुप के अकॉर्डिंग इन्होंने दी हुई है ये, ठीक है। तो ये जो फिच ग्रुप की ट्रिपल बी नेगेटिव रेटिंग है, ये क्या होती है रेटिंग? देखो, जितनी तुम्हारी रेटिंग ऊपर को जाएगी, ट्रिपल ए की तरफ, उस साइड को जाएगी, उसका मतलब है तुम्हारी कंट्री आराम से जो भी लोन उठा रही है आराम से दे सकती है। तो इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि मैंने जो पैसा दिया इस देश को, वो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। ये जितनी ज्यादा रेटिंग नीचे गिरती जाती है, उतना डाउटफुल होता है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। ट्रिपल बी नेगेटिव अपने आप में ठीक है, कोई बुरी रेटिंग नहीं है, पर वही बात है, जितना ऊपर रेटिंग होती है ना, अगर ए में आगे, तुम्हें इंटरेस्ट रेट उतना कम भरना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान की सी में घूम रही है, उन्हें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्रेडिट रेटिंग ये मैटर करती है। ये मतलब एक तरह से देशों का सिविल स्कोर लगा लो कि लोन तभी मिलेगा अगर रेटिंग अच्छी होगी, नहीं तो नहीं मिलता, ठीक है। तो ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके अंदर हर चीज कंसिडर होती है, देश कितनी तरक्की कर रहा है, देश की इनकम अभी कितनी, आगे कितनी बढ़ने वाली है, ठीक है, देश की आबादी का क्या ट्रेंड है, देश के अंदर इकोनॉमी के क्या हालात हैं, उसके बाद सरकार के अपने फाइनेंसेस कैसे हैं। अगर सरकार पहले ही बहुत ज्यादा कर्जा लेके बैठी है, देखो अगर सरकार कमा 100 रुपए रही है और 1000 रुपए का उसको 1000 रुपए उड़ा रही है, ये थोड़ी बैलेंस हो पाएगा। अगर 100 रुपए कमा रही है और 200 उड़ा रही है, तब भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में लोन भर देंगे, और 1000 और 100 का फर्क तो नहीं कर सकते। तो इस कारण ये आपकी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, और दिल्ली उस साइड पे पड़ता है। ये बर्ड सेंचुरी के तौर पे फेमस है। यहाँ पे बर्ड्स बहुत अलग अलग टाइप की बर्ड सेंचुरी के तौर पे भी फेमस है। यहाँ पे जैसे कि अमूर फैल्कन जैसी बर्ड्स भी यहाँ पे आती है। अमूर फैल्कन क्यों मशहूर है? इस बर्ड का क्या खास है अमूर फैल्कन का? अमूर फैल्कन ना माइग्रेटरी बर्ड है, और ये दुनिया में सबसे लंबा डिस्टेंस तय करती है। ये शुरू करती है साइबेरिया, रशिया के ऊपर वाले एरिया से अपनी जर्नी, और ये जाती है इंडिया, स्टॉप लेती है ये, और इसके बाद इसकी अगली जर्नी है साउथ अफ्रीका तक। तो इसने इसके बाद ये सारा समुंदर क्रॉस करना होता है। तो ये बहुत लंबी, तो पूरी दुनिया घूमती है एक बारी में और फिर वापस। तो ये सारा साल मतलब यही करती रहती हैं, उड़ती रहती हैं इधर से उधर। तो उसके बीच में इंडिया में, इनके नॉर्थ इंडिया में, सारे इंडिया के अलग अलग लेक्स में इनके काफी स्टॉप्स हैं। नागालैंड इनका बहुत ही मेजर सेंटर है। वैसे ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क में भी ये पाई जाती है, ठीक है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तो बहुत ही मेजर स्टॉप्स हैं इनके, और यहाँ पे भी है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। देखो, प्रेसिडेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट 2 मौकों पे आके, मतलब वो देने को जब मर्जी पार्लियामेंट के आगे आके, यानी कि लोकसभा राज्यसभा को जब मर्जी एड्रेस कर सकता है, दोनों को कभी भी स्पीच दे सकता है। पर 2 मौकों पे खासकर वो आता ही आता है स्पीच देने। ये कौन से 2 मौके हैं?
हाँ जी, कौन से दो मौके हैं जब वो आते ही आता है? एक तो जब साल नया स्टार्ट होता है, जैसे अभी बजट का सेशन होके हटा है, और दूसरा जब इलेक्शंस के बाद फ्रेश गवर्नमेंट आके बैठती है। फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, साल का जब भी पहला सेशन होगा, और दूसरा जब भी आफ्टर जनरल इलेक्शंस, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, वो जैसे ही होके हटेंगे, नई लोकसभा आके बैठेगी, लोकसभा को आके वो इलेक्शन जरूर देते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके ये जो दो सेशंस हैं, मतलब ये दो मौके हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट आती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 87, ठीक है। ये दो मौकों पे आके कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, लोकसभा, पीपल ऑफ द हाउस कहते हैं उसे इंग्लिश में, और दूसरा फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे प्रेसिडेंट आके पार्लियामेंट में स्पीच देता है, और जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है ना, वो एक तरह से जो गवर्नमेंट को रूल कर रहे होते हैं उनके द्वारा ही बनाई गई होती है। जैसे प्रेसिडेंट की स्पीच सुनोगे, वो प्रेसिडेंट बार बार ये चीजें रेफर कर रहा होता है, माई गवर्नमेंट डिड दिस, माई गवर्नमेंट डिड दिस, माई गवर्नमेंट हैज अचीव्ड दिस। तो कह जरूर ये रहा होता है कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, पर वो कह उनके बिहाफ पे रहा होता है जो सरकार को एक्चुअली चला रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के अपने हाथ में तो कोई खास पावर नहीं होती। तो इसके बाद क्या होता है, जब प्रेसिडेंट स्पीच देके चला जाता है ना, उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो भी स्पीच में बोला, उन सारी चीजों के ऊपर भी डिस्कशन होती है, उसे कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग बैठते हैं, और वो प्रेसिडेंट को एक तरह से थैंक यू कहते हैं कि आप आए, आपने ये स्पीच दी। पर इसके साथ साथ क्या होता है, तुम इस स्पीच के अंदर ना एडिशंस करवा सकते हो, जैसे ऑपोजिशन क्या करती है, इसके अंदर एडिशन करवा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, ठीक है, प्रेसिडेंट को थैंक यू बोले, क्योंकि ये सरकार, स्पीच सरकार ने बुलवाई है ना, तो सरकार की एक तरह से क्रिटिसिज्म करने का मौका होता है। तो वैसे ही यहाँ पे मौका आपके ऑपोजिशन जो करना चाहती थी, और राज्यसभा में मना कर दिया गया है कि दो चीजें मोशन ऑफ थैंक्स में नहीं जोड़ी जाएंगी। वो है पेगासस स्पाईवेयर की जो कंट्रोवर्सी रही है। पेगासस स्पाईवेयर क्या था? स्पाईवेयर होते हैं जो जासूसी करने के काम आते हैं, किसी के भी फोन में घुस के सारा डेटा, सारी फाइल्स, हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। ये जो पेगासस स्पाईवेयर आया था, ये बहुत ही उम्दा दर्जे का स्पाईवेयर था। इससे जीरो क्लिक अटैक्स भी हो सकते हैं। जीरो क्लिक अटैक्स क्या होते हैं? जीरो क्लिक अटैक का मतलब होता है कि वैसे क्या होता है कि लेट्स सपोज तुम्हें कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया, तुमने अगर उसे डाउनलोड किया, तब स्पाईवेयर जैसी चीजें तुम्हारे फोन में आती हैं। पेगासस स्पाईवेयर में क्या होता है कि आपको बस अगर फाइल आ गई है, चाहे आपने डाउनलोड की नहीं की, किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मिस कॉल भी मार दी, डेटा तो ट्रांसफर हुआ ना, ये उस डेटा के अंदर पहले ही आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको मैसेज आया, फोन में अलर्ट तो आता ही है, तो मैसेज तो रिसीव हुई है, ये उस डेटा के अंदर ही आ जाता है। तो अगर आप कुछ डाउनलोड ना भी करो, किसी लिंक के ऊपर ना भी क्लिक करो, ये तब भी आपके फोन के अंदर घुस सकता है। ये इतनी पावरफुल चीज है, ठीक है। तो इसकी और सरकार की कंट्रोवर्सी थी कि मतलब इनके नाम लीक हुए थे कि पेगासस स्पाईवेयर किन किन सरकारों ने खरीदा है दुनिया भर में। उसमें इंडिया की सरकार भी थी, और किन के खिलाफ यूज हो रहा है, उसके अंदर इंडिया के बहुत सारे मिनिस्टर, मतलब सरकार के जो अपने मंत्री हैं, उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही थी, ठीक है। उसके अलावा ऑपोजिशन लीडर्स को भी ट्रेस किया जा रहा था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी ट्रेस किया जा रहा था, बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी ट्रेस किया जा रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जानकारी ये लेके बैठे हुए थे। इस कारण आपके इस चीज के ऊपर ऑपोजिशन खासकर इश्यू बनाना चाहता है, पर आपके राज्यसभा मना कर दिया गया कि ये मोशन ऑफ थैंक्स, मतलब वो एक तरह से इश्यू बनाना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ने स्पीच में ये मेंशन नहीं किया, पर आपके राज्यसभा में मना कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को चलाते होते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जोड़ने देंगे, ठीक है। और कोविड-19 पेंडेमिक लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत ही बुरी वेव आई थी, उससे सरकार ने किस तरीके से हैंडल किया, वो सारी चीजों की बात भी नहीं हुई। तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा डेथ्स हुई थी, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, काफी ज्यादा सरकार की डाउनफॉल। चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स के सब्जेक्ट में आता है हेल्थ, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हेल्थ की। वैसे मैं आपको ये बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है, उसके अंदर जो स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है आपकी हेल्थ।
पर सेंटर की ओवरऑल जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी ट्रेजेडी ना हो, क्योंकि इंडिया को, इंडियंस को सेफ रखना प्लस जो इंटरस्टेट सप्लाई है वो आपकी सेंटर के अंडर आती है। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट पड़ती है, कोल की सप्लाई शॉर्ट पड़ती है, ये सब कुछ सेंटर गवर्नमेंट का देखना काम है। तो इस कारण वहां पे सेंटर गवर्नमेंट की ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म है। हाँ जी ठीक है ऋषभ जी, मैं तीनों लिस्ट एक दिन करवा दूंगा आपको, ठीक है सबको मतलब। तो ये सारी की सारी चीजें, तो यहाँ पे यही चीज होती है, मतलब यही सब कुछ बताया हुआ है, इसे स्पेशल एड्रेस कहते हैं। और कोई बिजनेस तब तक, कोई भी काम तब तक नहीं होता जब तक प्रेसिडेंट स्पीच ना दे दे, तभी ये सबसे पहले प्रेसिडेंट स्पीच देता है, उसके बाद सेशन और सब कुछ शुरू होता है, ठीक है। और लास्ट में ही मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर था। कोई भी डाउट इस पे? नहीं, ये थे आपके